हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सीएस नितिन चतुर्वेदी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लॉ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसजेसी में। अभी तक हम लोग इंटर और फाइनल लेवल में ही थे, लेकिन आपकी वजह से अब हम आ गए हैं फाउंडेशन में भी। मुझे मेरे लॉ क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो इंक्विजिटिव हों, जिन्हें सवाल करने की आदत है, क्योंकि मुझे जवाब देने की आदत है। और हमारे क्लास में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग काफी कुछ डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से कुछ लाइनें कि मंजिलें तो मिल जाएंगी, राह भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ओके, तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना चाहिए कि ये जो एक्ट है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में और तब से लेके आज तक इट्स बीन अराउंड 150 ईयर्स। ये एक्ट आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये 1872 में हुआ करता था। और जितने भी एक्ट्स हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कहीं ना कहीं इन सब का जो बेस है, जो रूट है, वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही आता है। ओके, तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट जब हम फॉर्म करेंगे तो दो चीजें, एक होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करें या कोई भी अग्रीमेंट अगर हम करें, वो एनफोर्सिएबल हो, वो लॉ की नजर में वैलिड हो, ये एकदम भी जरूरी नहीं है। ओके, सो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का जो दो मेन बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, वो है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन और अग्रीमेंट। प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन और अग्रीमेंट। अगर हम न्यूमोनिक्स में बात करें, शॉर्ट टर्म में बात करें, आपको याद रखने के लिए, इस क्रोनोलॉजी के लिए एक छोटा सा न्यूमोनिक है, वो है पीपीसीए। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो आपको दिमाग में रखना है पीपीसीए, प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन और एग्रीमेंट। अब भैया प्रपोजल क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। सपोज करिए मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी ये वॉच मुझसे 5000 रुपीज में खरीदोगे। सिंपल सी बात मैंने आपको बोली कि क्या आप मेरी ये वॉच 5000 रुपीज में मुझसे आप खरीदोगे। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने आपको एक छोटा सा प्रपोजल दिया। ओके, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या आप इसको रिजेक्ट करेंगे। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तब ये बन जाएगा क्या, प्रॉमिस। तो पहला हमारा प्रपोजल जो मैंने आपको दिया, दूसरा हो गया प्रॉमिस, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया, आपने बोला हां सर ठीक है हम खरीद लेंगे। ओके, अच्छा, तीसरा कंसिडरेशन। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या हम बिजनेस लॉस के टर्म में कंसिडरेशन की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। ये एक इसका लैटिन टर्म है, समथिंग इन रिटर्न। मतलब यहां आप मुझे क्या दे रहे हो और मैं आपको क्या दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपनी वॉच को बेचने का आपको प्रपोजल दिया 5000 रुपए में, आपने मेरी वॉच को खरीदने का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया। अब आप कंसिडरेशन क्या होगा, मैं आपको अपनी घड़ी दे रहा हूं, आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हो, 5000 रुपीज दे रहे हो। कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, कुछ मैंने दिया कुछ आपने दिया, और इस बात पे हमारी डील पक्की हो गई, हमारा अग्रीमेंट हो गया। तो पीपीसीए। ओके, अब देखिए, जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होते हैं या एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। हम उन्हीं अग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में डालेंगे जो लीगली एनफोर्सेबल होंगे।
मतलब जिसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगा, लीगल बैकग्राउंड होगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि मैंने आपको बोला कि यार अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। यहां पे सबसे पहली बात, मैंने काम के बारे में भी नहीं बताया, मैंने कुछ पैसे के बारे में भी नहीं बताया, तो यहां क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीजें क्लियर ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो मैं आपको एक छोटी सी पार्टी दूंगा। आपने बोला ठीक है सर। आपने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया, आप तो रैंक ले आए। उसके बाद आपने बोला सर पार्टी। मैंने कहा मैंने बोला था ऐसा, तो क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल करोगे? नहीं, अग्रीमेंट तो था लेकिन वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं था। इसलिए सारे के सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लीगली एनफोर्सेबल होंगे। इसीलिए वो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां हमने क्या सीखा? सबसे पहले प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बाद या तो वो लीगली एनफोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, नहीं होगा तो वो वॉइड कहलाएगा। वॉइड का मतलब क्या होता है? नल, जिसका कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं, किन किन बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसा मैंने आपको एक पहले न्यूमोनिक्स सिखाया था ना, PPCA, वैसे ही चलिए दूसरा न्यूमोनिक्स नोट करिए, क्लेव, CLEV। अब ये क्लेव क्या है? क्लेव है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट या तो क्रिएशन के बेसिस पे होता है, ठीक है, C। L है लाइबिलिटी के बेसिस पे होता है, तीसरा है एग्जीक्यूशन के बेसिस पे होता है, और चौथा है वो वैलिडिटी के बेसिस पे होता है। सो CLEV, क्रिएशन, लाइबिलिटी, एग्जीक्यूशन और वैलिडिटी। तो देखिए क्रिएशन के बेसिस पे सबसे पहले हम बात करेंगे। जब हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओके, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि क्या आप मेरी ये वॉच 5000 रुपीज में मुझसे परचेस करेंगे, यहां मैंने अपने ऑफर, अपने प्रपोजल के टर्म्स एंड कंडीशन को क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि भाई घड़ी मुझे बेचनी है, मुझे 5000 में बेचनी है, क्या आप मुझसे खरीदेंगे? दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे बोलते हैं ना कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सोचने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है, सीधा सीधा है ऑफर कि भाई 5000 में आप घड़ी खरीदिए। ये हो गया आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो आप यस बोलेंगे या तो आप नो बोलेंगे, एंड देन थिंग्स विल फॉलो अकॉर्डिंगली। दूसरा, पहला हो गया क्रिएशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड मतलब क्या? कि भाई मान लिया हमने कि कॉन्ट्रैक्ट है ही है, कैसे मानेंगे हम? अब सपोज करिए कि आपको कोलकाता से आपको जाना है पुणे, ठीक है, कोलकाता से आपको पुणे जाना है, तो या तो आप ट्रेन से जाएंगे या आप फ्लाइट से जाएंगे। मेरी तरह एडवेंचरस होंगे तो आप अपनी बाइक भी लेके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सपोज करो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। ओके, आपने पॉइंट ए से एक बस जा रही थी जो पॉइंट बी तक जाती है, आप उस बस में चढ़ गए। अब जैसे ही आप उस बस में चढ़ेंगे, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि भैया आप फ्री में नहीं जाने वाले हैं, आपको उसके टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आया? तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इंप्लाइड। आप बस में चढ़े, इसका मतलब यह है कि आप क्या करने वाले हैं? आप टिकट के पैसे देने वाले हैं। दिस इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? गुड। तीसरा होता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, TACIT, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। अभी टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में काफी हद तक कुछ सिमिलैरिटी होती है। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में भी आप अपने कंडक्ट से, आप अपने एक्शन से दिखाते हैं। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये पार्टीज के कंडक्ट से शो होता है, पार्टीज के एक्शन से शो होता है। सपोज करिए कि भाई अगर आप एटीएम में जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि आपको कैश विड्रॉ करना है।
तो इट इज अ टाइप ऑफ अ टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। लोग को देख के ही लगेगा कि भाई अगर मैं एटीएम में जा रहा हूं तो मैं कैश विड्रॉ करने जा रहा हूं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रिएशन के बेसिस पे हमने डिस्कस किए अभी तक एक्सप्रेस, इंप्लाइड, टेसिड, और चौथा हम डिस्कस कर रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, इट इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलते हैं ना, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सम सिचुएशंस और सम हैपनिंग्स। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि आप अपने फ्रेंड के घर पर गए, आपके वॉलेट में 10,000 रुपीज थे और गलती से आप अपना वॉलेट अपने फ्रेंड के घर में भूल आए। अब आपके फ्रेंड की क्या जिम्मेदारी बनती है? आपके फ्रेंड की यह जिम्मेदारी बनती है, इवन दो वो आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, कि आपका जो वॉलेट है जिसमें 10,000 रुपए हैं वो आपको फोन करके वापस करे। मेरा दोस्त होगा तो वो वापस नहीं करेगा, आपकी दोस्ती कैसी है ये आप जानते हैं। बट टेक्निकली इसका फंडा क्या है? इसका फंडा बहुत ही सिंपल है कि भैया आप दूसरे के पैसों से या दूसरे के कॉज से या दूसरे के नुकसान से अपना फायदा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एनरिच योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, गुड। इसके बाद क्रिएशन के बेसिस पे आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। जितनी भी चीजें हमने ऑफलाइन करी, ठीक है, उसको ही अगर हम इंटरनेट के थ्रू करें, ईमेल के थ्रू करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करें, तो वो कहलाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो क्रिएशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इंप्लाइड, टेसिड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हमारा हो गया। दूसरा आता है, दूसरा हमारा वर्ड क्या था? CLEV। तो C हो गया। L के बारे में बात करेंगे। L इज बेसिकली लायबिलिटी, जिम्मेदारी। लायबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बाइलैटरल, दूसरा होता है यूनिलैटरल। बाइलैटरल क्या होता है? देखिए, बाइलैटरल वो होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, जब दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज अभी भी बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, पूरी करना बाकी है, आपको अभी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। सपोज करिए कि मैंने आपसे बोला कि भाई मैं अपनी कार आपको अगले महीने बेचूंगा। सिंपल, मैं अपनी कार आपको अगले महीने बेचूंगा। आपने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपनी कार मुझे अगले महीने बेचेंगे तो मैं अगले महीने आपको पैसे दे दूंगा। क्लियर कट? अब जो मेरा एक्शन है, जो मेरा काम है कार को बेचना, वो अगले महीने होने वाला है। वैसे ही पैसे कब मिलने वाले हैं? अगले महीने। तो दोनों की ड्यूटीज, मेरी कार बेचना और आपको पैसे देना, दोनों ही बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, लायबिलिटी दोनों की बाकी है। तो ये हो गया आपका बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल क्या होता है? सिंपल, अगर बाइलैटरल में दोनों की जिम्मेदारी बाकी है तो यूनिलैटरल में क्या होगा? किसी एक की जिम्मेदारी बाकी होगी। राइट? आपको यहां से जाना है, कोलकाता से जाना है बॉम्बे। सिंपल, आपने एक फ्लाइट की टिकट कराई बॉम्बे की, आपने अपना काम कर दिया। यू हैव प्लेड योर पार्ट बाय परचेजिंग द टिकट ऑफ द फ्लाइट टू बॉम्बे। किसकी जिम्मेदारी बच रही है? जो एयरलाइन आपको लेके जाएगी उसकी जिम्मेदारी बच रही है कि अब उनको अपना पार्ट प्ले करना है, आपको सही सलामत बॉम्बे छोड़ना है। यूनिलैटरल तो बाइलैटरल जहां पे दोनों की जिम्मेदारी बाकी है, यूनिलैटरल मतलब जहां पे किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी बाकी है। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन के बेसिस पे। एग्जीक्यूशन, CLE, एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के बेसिस पे देखिए दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एग्जीक्यूटेड, दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड, आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूटेड हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। तो जो चीज, जो ऑब्लिगेशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट
ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। सपोज करो, वापस से एग्जांपल लेते हैं, जब मैंने आपसे बोला था कि भाई मैं अगले महीने आपको अपनी कार बेचूंगा, तो आपने बोला तो बस सर मैं अगले महीने आपको आपके पैसे दे दूंगा। तो अब वो डेट आ गई, सपोज करिए वो डेट कल थी, निकल गई, मैंने अपनी कार आपको बेच दी, ओके, और आपने मुझे पैसे दे दिए, तो हम दोनों के बीच की जो ऑब्लिगेशंस थी दोनों पूरी हो गई। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटरी क्या होगा? अगर एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि सब कुछ हो चुका है, ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड, जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तो ऑब्लिगेशंस एग्जीक्यूटरी में ऑब्लिगेशंस आर स्टिल रिमेनिंग। सिंपल, जहां पे ऑब्लिगेशंस अभी भी बची हैं, जिम्मेदारियां पूरी करना बाकी है, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। जैसे मैं अगले महीने आपको अपना पेन बेचूंगा या अपना फोन बेचूंगा, आप अगले महीने मुझे मेरे पैसे दे देंगे, एग्जीक्यूटरी। तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ओके। अच्छा, लास्ट क्लासिफिकेशन आता है फॉर वी से आता है आपका वैलिडिटी। तो देखिए, वैलिडिटी के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किस हद तक वैलिड है, कितना वैलिड है, तो उसके बेसिस पे सबसे पहले आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिडिटी के बेसिस पे सबसे पहले आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बना और वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, फ्री कंसेंट है, ठीक है, कंसिडरेशन है, ये सारी चीजें जो होती हैं, और भी एलिमेंट्स होते हैं जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो जितने भी एलिमेंट्स को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जिसका कोई लीगल बेसिस ही नहीं है, जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड ही नहीं है, दैट इज विच इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। अगर मैं बोलूं कि मैं आपके सामने इस वीडियो में चुटकी बजा के यहां पे ट्रेजर निकाल सकता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वॉइड, इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। वैलिड, जो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, वॉइड विच इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। तीसरा आता है वॉइडेबल। वॉइडेबल, आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि भाई देखो, मेरे साथ तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने बोला सर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या ही होगा, आपके साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। मैंने पीछे से गन निकाली, मैंने कहा आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं? आपने बोला अरे सर ठीक है कर लेते हैं। इस केस में मैंने जोर जबरदस्ती से आपको थ्रेटन करके, आपको धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो इस केस में आपके पास ये राइट है कि आप चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई सर ने तो बंदूक दिखा के ये कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, हमको करना ही नहीं था, हम तो उस टाइम डर गए थे। आपके पास ये राइट है, आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन मगर अगर आपने ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया, आपने एक रीजनेबल टाइम में नहीं बोला कि भाई मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मुझे डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। तो वॉइडेबल रखने के लिए आपको अपना राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती हैं। उनको बनाने के टाइम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अनक्लियर रहे होंगे, कुछ एम्बिग्विटी रही होगी, ठीक है ना, चीजें क्लियर नहीं थी। तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जिनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, वो होते हैं अनएनफोर्सिएबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होंगे। अगर उनकी टेक्निकल डिफिकल्टीज हटा दी जाए, दे आर वेरी मच वैलिड एंड लीगली एनफोर्सिएबल। ओके, और लास्ट आता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कोई लीगल बैकग्राउंड होता ही नहीं है, उसका लीगल बेसिस होता ही नहीं है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर लीगल क्या हमेशा से इलीगल होता है? देखिए, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आप बोले कि चलिए सर एक काम करते हैं, स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं, भाई ये तो इलीगल ही होगा ना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है,
और किसी कारण से वो इलीगल हो जाता है। सपोज करिए कोई एक इंडिया का बिजनेसमैन पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके 3 महीने बाद इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया पाकिस्तान से कैसे भी रिश्ते कोई रखेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा। अब उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स हैव बिकम इलीगल। ओके, और इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। सो आई थिंक वी आर गुड फॉर द डे। अगले वीडियो में चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी या।